हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है AK अनुरागी। स्वागत है आपका प्रिसीजन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास हम लेकर के जो आए हैं, जो आरओ और जो ARO का एग्ज़ाम होने वाला है, इसको लेकर के हम पहला टेस्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप सभी जानते हैं जैसे कि GS का सेक्शन इसमें और एक सामान्य हिंदी का सेक्शन होता है। तो GS में 140 क्वेश्चन आते हैं और इसमें यहाँ पे तो एक काफ़ी एवरेज वेटेज होता है यहाँ पे जीएस का और हिंदी का भी। तो ये हम जीएस वाला सेक्शन भी कवर करेंगे और सामान्य हिंदी वाला भी यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज होगी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। फिर यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, इसी एक्ट के तहत यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा, उसमें ही ये बात कही गई थी। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो कह रहा है, ये यहाँ पे ये लाइन, अगर यही बात कह रहा होता कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो ये बात सही हो जाती, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल की उपाधि इसी एक्ट के तहत दी गई थी, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दी गई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो यानी कि ये वाला तो गलत हो जाता है, फिर ये भी गलत हो जाता है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का जो अधिनियम था, एक्ट था, इसी में ही एक तरह से ब्रिटिश सरकार का जो पूर्ण नियंत्रण इसमें स्थापित हो गया था। तो इसी को ही ब्रिटिश शासित क्षेत्र, जितने भी उस समय ब्रिटिश शासित क्षेत्र थे, उसे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही हुआ था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1857 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी के तहत जो है कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। इसी अधिनियम के तहत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था तथा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो भारत का शासन था प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अंतर्गत आ गया था। उस समय जो वायसराय थे, उस समय जो गवर्नर जनरल थे, उस समय थे लॉर्ड कैनिंग थे, और इसी के तहत ही उन्हें प्रथम वायसराय भारत का बनाया गया था। तो इस पहला ये यहाँ पे जो लॉर्ड कैनिंग है, ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। फिर अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे, ये इन्हें रेल मंत्रालय नहीं मिला था, इन्हें मिला था विधि मंत्रालय। इन्हें कौन सा कानून मंत्री इन्हें बनाया गया था। और रेल मंत्री कौन थे, यानी कि रेल मंत्रालय यहाँ पे थे आसफ अली। आसफ अली यहाँ पे इन्हें रेल मंत्रालय दिया गया था। तो और यानी कि अरोड़ा आसफ अली पूरा नाम कहा जाता है। तो जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे, इन्हें विधि मंत्री बनाया गया था। और पूछा क्या है, सही नहीं है। और बाकी ये आपके दोनों, ये जो तीनों है, इन्हें ये सही सुमेलित है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है? यानी कि 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। फिर
मूल जो संविधान था उसमें 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था, 14 भाषा वर्णन मिलता, जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन था। फिर उसके बाद जो 21वां संविधान संशोधन 1960 हुआ, 21वें संविधान संशोधन के तहत ही यहाँ पे ही जो सिंधी भाषा थी उसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, सिंधी भाषा। फिर इसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन आता है जो 1992 में होता है, इसमें कोंकणी और मणिपुरी, कोंकणी कोंकणी एवं मणिपुरी, यहाँ पे मणिपुरी, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाओं, इसके साथ साथ यहाँ पे एक भाषा और ऐड की गई थी जिसे नेपाली कहा जाता है। नेपाली भाषा भी यहाँ पे 71वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है जिसमें बोडो और डोगरी ये भाषाओं को यहाँ पे ऐड किया गया था। तो ये तीनों भाषाएं ही, ये जो तीनों संविधान संशोधन हुए हैं 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन, ये तीनों को तीनों ही जो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। तो इस हिसाब से अगर हम सही उत्तर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अगर बात करें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। फिर अगर हम बात करें जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में वर्णित, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से में कौन सी एक प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है, यानी कि ग्रहण नहीं किया गया है आयरलैंड के संविधान से। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है इसे लिया गया था साउथ अफ्रीका से, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। फिर यही कह रहा है नहीं लिया गया है। और हमारे संविधान में देखेंगे आप, सबसे ज्यादा संविधान में सबसे ज्यादा जो प्रोविजन लिए गए हैं 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं, ये भी पता होगा। फिर अगर बात करें जो डीपीएसपी तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये तो इसका करेक्ट आंसर तो होगा नहीं। फिर यही यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर छठवें क्वेश्चन की बात करें, छठवें क्वेश्चन में कह रहा है हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियां थी उनमें कौन सी एक जो सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी। हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा जो था, कालीबंगा की बात करें ये जो है घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। लोथल, लोथल बात करें तो ये था भोगवा नदी के किनारे, भोगवा। अब ये हमने तीन ऑप्शन देख लिए, हड़प्पा भी देख लिया, कालीबंगा और लोथल, ये तीनों। अब सतलज नदी के किनारे यही बचता है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा रोपण। रोपण ही सतलज नदी के किनारे अवस्थित था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस नदी के तट पर नहीं था। आप यहाँ पे देखें जो सप्त सिंधु जिसे कहा जाता है, चेनाब, झेलम, सिंधु, लेकिन यहाँ पे गंगा नदी का तट वहाँ पे नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 8वें क्वेश्चन की बात करें जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता, यानी कि कुल मिला के भारत का जो निर्वाचन आयोग है कौन सा ऐसा चुनाव है जो नहीं कराता है। फिर अगर बात करें संसद के सदस्यों का निर्वाचन चुनाव आयोग करवाता है भारत का, और संसद का जो सॉरी यहाँ पे जो राज्य विधानमंडलों का जो चुनाव होता है वहाँ पे भी निर्वाचन द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पंचायतों और नगर निगमों का जो चुनाव होता है ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, राज्य चुनाव आयोग कराया जाता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं कराया जाता है, यानी निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता, तो इसी हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन की अगर बात करें तो 9th क्वेश्चन में एक तरफ जो है अनुच्छेद दे रखा है, दूसरी तरफ दे रखा है विवरण, तो इन्हें सही सुमेलित सही उत्तर की जांच करना है। फिर कह रहा है कि 371 जा में गोवा के स्पेशल प्रोविजन की बात कर रहा है, फिर 371 जा में अरुणाचल स्पेशल प्रोविजन की बात कर रहा है, और 6 में कह रहा है मिजोरम राज्य का जो स्पेशल प्रोविजन है। इसी प्रकार से
आंध्र प्रदेश के प्रोविजन की बात करें, आंध्र प्रदेश को तो विशेष उपबंध तो अब समाप्त कर दिए गए हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर सही उत्तर यहाँ हमें चुनना है यहाँ पे, लेकिन हमें ये तीनों नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये वाला मालूम कि 371 जहाँ में गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रोविजन है, तो ए का पहला है, ए के पहले में देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे है, बाकी ये देखेंगे 2 4 3, तो यहाँ पे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक स्मार्ट रणनीति के साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन जो होगा 10वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पहला सभापति होता है। जहाँ ये एकदम सही बात है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। कह रहा है उपराष्ट्रपति का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जब चुनाव लड़ने की प्रोसेस में अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसे सदस्य बनने की योग्यता अनिवार्य होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता है। फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही कार्य कर सकता है, तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही थे। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर बात करें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। जी हाँ, अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। लेकिन अनुच्छेद 1 में राष्ट्रपति पर साबित कदाचार समर्थता के महाभियोग चलाया जाता है। जी नहीं, अनुच्छेद 61 में ही कहा गया है कि केवल महाभियोग जब लगाया जाएगा, सिर्फ एक आधार है, वो भी संविधान का जब उल्लंघन हो, संविधान का उल्लंघन, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, भारत में सिर्फ एकमात्र ऐसा आधार है जो संविधान का उल्लंघन के आधार पर ही राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जाता है। चलिए, ये हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य के रूप में से यह मूल संविधान का हिस्सा है, सही नहीं है। भाग 4 में वर्णित है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के का में वर्णित है, यह सोवियत संघ से प्रेरित है, ये भी कहा गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। आई थिंक इनमें से आप मुझे करेक्ट